सर, इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे पीजीबीपी इनकम की एडजस्टमेंट्स डिस्कस करने वाला हूं। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, 13 पेज है इसमें, इफेक्टिवली टोटल अराउंड 45 पॉइंट्स हैं, राइट। पीजीबीपी के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर काफी सारे आइटम क्रिएटेड होते हैं जिनकी एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती है। कुछ की एडजस्टमेंट्स नहीं करनी पड़ती है, कुछ की एडजस्टमेंट्स होती है, ठीक, यानी प्लस माइनस। और अगर मान लो क्वेश्चन ग्रॉस टोटल इनकम का है या फिर क्वेश्चन टोटल इनकम का है, तो हमें उस क्रेडिट आइटम को दूसरे हेड में पहुंचाना पड़ता है, लाइक हाउस प्रॉपर्टी, लाइक कैपिटल गेन, लाइक अदर सोर्स। और कुछ इनकम का आपको डिडक्शन भी लेना पड़ता है 80C से 80U। तो उसका डिस्कशन इस नोट्स में हो रखा है जो मैं आपके साथ करने वाला हूं। अभी मुझे नहीं पता कितना देर लगेगा, लेकिन हाँ, 1 घंटे के अंदर अंदर सारा डिस्कशन हो जाएगा। आपके पास टाइम नहीं है और आपका एग्जाम है, तो आप क्या करो, गूगल ड्राइव पर से जाके इस नोट्स को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां गूगल ड्राइव का लिंक दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर लो उस नोट्स को। पहले खुद पढ़ो, अगर सारे पॉइंट क्लियर है आपके पढ़ने से तो इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके खुद से पढ़ने से सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं आपको, तो फिर इस वीडियो को देख लेना। सीए स्टूडेंट, सीएमए के स्टूडेंट्स, इंटर या फाइनल, सभी के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है। अगर आपका एग्जाम 2022 में है या 23 में है, या मान लो आप आगे 2024 में एग्जाम दे रहे हो। बच्चे अभी मेरे YouTube पे 2-2 साल पुराना वीडियो देख रहे हैं। 2 साल पुराना मेरा पीजीबीपी इनकम एक्सपेंस का वीडियो है, वो देख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो से मैं अपडेट कर देता हूं, आप बच्चों के काम आएगा। असेसमेंट ईयर 2022-23 बेस्ड है, ध्यान रखना, ठीक। फाइनेंस एक्ट 21 तक की अपडेशन इसमें डिस्कस हो रही है, ठीक। असेसमेंट ईयर 22-23, फाइनेंस एक्ट 2021 तक की अपडेशन इसमें डिस्कस हो रही है। मान लो आपका एग्जाम कब है, मई, जून, नवंबर, दिसंबर 2023, तो फिर आपको फाइनेंस एक्ट 2022 की अगर कोई इससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स है तो वो आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी, ठीक। हो सकता है उससे रिलेटेड भी वीडियो मैं यूट्यूब पे अपडेट कर दूं। फिलहाल मैंने आपको बता दिया, इसमें फाइनेंस एक्ट 2022 का कोई डिस्कशन नहीं है, ठीक। ये हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। आप चाहो तो टीम से व्हाट्सएप मैसेज करके भी ले सकते हो इसके पीडीएफ को, कहीं कोई चार्जेस नहीं है। टाइम बचाने के लिए पहले इस पीडीएफ को खुद पढ़ लो। अगर आपको खुद पढ़ने से समझ में आ रहा है तो वीडियो मत देखो, नहीं तो फिर वीडियो देख लो। पीजीबीपी इनकम एडजस्टमेंट की बात हो रही है। ऐसे ही एक सीट और है मेरी पीजीबीपी एक्सपेंस एडजस्टमेंट की, उसमें हम डेबिट आइटम की बात करते हैं। अभी हम लोग क्रेडिट आइटम की बात कर रहे हैं कि कुछ पैसा आपके पीएनएल अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। ये आपके सामने में क्वेश्चन है, एग्जाम में पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ होता है और बोलता है पीजीबीपी इनकम निकालो। कभी कभी इसी क्वेश्चन में बोलता है ग्रॉस टोटल इनकम निकालो, कभी कभी इसी क्वेश्चन में बोलता है टोटल इनकम निकालो। अब जैसे यहां सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, ग्रॉस प्रॉफिट है, मोटा मोटी यहां कोई ऐसा आइटम क्रेडिट का नहीं है जो दूसरे हेड से रिलेटेड करता हो। आगे देखो क्वेश्चन। अब क्या होता है, पीजीबीपी का क्वेश्चन बनाना टफ होता है एग्जाम में। क्यों? जनरली बच्चों को लगता है, देखो अगर आप अच्छे से सारे चैप्टर पढ़ते हो, 5 हेड्स पढ़ते हो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शन के, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अक्सर इस चैप्टर में बच्चों को डर लगता है। क्यों? क्योंकि पीजीबीपी के क्वेश्चन में दूसरे हेड मिक्स होते हैं। अब बताओ, आईटी रिफंड यहां पे क्रेडिट हो रखा है, आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें यहां पे इनकम टैक्स रिफंड क्रेडिट हो रखा है। सर, पीजीबीपी चैप्टर में इनकम टैक्स रिफंड की बात ही नहीं होती है। जब आप पीजीबीपी चैप्टर किसी भी टीचर से पढ़ते हो तो इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट की वहां बात ही नहीं होती। देख लो, यहां इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट भी क्रेडिट हो रखा है। आप नीचे क्वेश्चन देखेंगे, तो यहां आप देखो, फिर से इनकम टैक्स रिफंड क्रेडिट हो रखा है, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट क्रेडिट हो रखा है, डिविडेंड क्रेडिट हो रखा है। तो पॉइंट है कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट में काफी सारे आइटम दिख रहे हैं, तो उसकी एडजस्टमेंट्स करें या ना करें? करें तो माइनस करें ना, ऑब्वियसली ये क्रेडिट हो रखा है, यानी आपका नेट प्रॉफिट पॉजिटिव हो रखा है, तो इसकी एडजस्टमेंट करने के लिए हमें इसे माइनस करना होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ग्रॉस टोटल इनकम का है, क्वेश्चन टोटल इनकम का है, तो इसका दूसरे हेड पे क्या इंपैक्ट होगा? क्या ये सब क्रेडिट दूसरे हेड में जाके टैक्सेबल होगा, एग्जम्प्ट होगा? क्या इनका डिडक्शन मिलेगा हमें 80C से 80U तक का? इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को। अब फॉर एग्जांपल, यहां पे इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट ऑन आईटी रिफंड है। फॉर एग्जांपल, यहां पे बैड डेट रिकवरी है, गिफ्ट है, मिसलेनियस रिसीट्स है।
तो भाई इनका एडजस्टमेंट क्या करें, कैसे करें? पीजीबीपी की क्लास में जब आप 8 से 9 क्लासेस कहीं भी किसी भी टीचर के यहां लेते हैं या मेरे यहां लेते हैं, तो हमेशा एक्सपेंस साइड की बात पीजीबीपी क्लास के अंदर होती है कि भाई आप बोनस स्टाफ को दे रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, स्टाफ वेलफेयर का ट्रीटमेंट क्या होगा, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट क्या होगा, डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सब बातें होती हैं। इनकम साइड से बातें नहीं होती हैं। तो मैंने क्या किया है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपके पास पीएनएल अकाउंट के अंदर, अब देखो कितनी चीजें क्रेडिट है यहाँ पे, कमीशन, इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर, डिविडेंड, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ बिल्डिंग। अब अगर आपको इसका ट्रीटमेंट पता चल जाए तो पीजीबीपी के क्वेश्चन बनाने बहुत आसान हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया है, इन्हीं सब को देखते हुए ये 45 एडजस्टमेंट्स का ये सीट बना रखा है। फ्रीली अवेलेबल है, हमारे गूगल ड्राइव के लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल से लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप मेरे स्टाफ से मांग सकते हो इसको। अभी मैं पीजीबीपी इनकम एडजस्टमेंट्स की बात कर रहा हूं, ऐसी एक वीडियो अलग से रहेगी पीजीबीपी के एक्सपेंस के एडजस्टमेंट की। ठीक, अब मान लो ऑलरेडी क्रेडिट है, एजम्पशन क्या है कि जितनी भी अभी हम बात कर रहे हैं रिसीट्स की, इनकम की, एजम्पशन क्या है मेरा एजम्पशन है कि अभी हम जितने भी इनकम और रिसीट्स की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी क्रेडिट हो रखी है, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ऑलरेडी क्रेडिट का मतलब दे आर अपीयरिंग इन क्रेडिट साइड। अगर आपके एग्जाम में पीएनएल अकाउंट इस तरीके का आता है, कभी कभी स्टेटमेंट फॉर्म के क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी एग्जाम में स्टेटमेंट फॉर्म के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें इस तरीके की स्टेटमेंट्स होती है और इसमें कुछ एक्सपेंसेस के आइटम होते हैं, कुछ इनकम के आइटम होते हैं और पूछता है आपका ट्रीटमेंट इसका बताओ क्या होगा। वैसे क्वेश्चन भी बन जाएंगे। अगर इस वीडियो को आखिरी तक सुन लो तो तुमको फायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। चाहे तुम किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, सीएस, सीएमए, सीएस, किसी भी लेवल के हो, इंटर, फाइनल। ठीक, पहला आइटम जो ऑलरेडी क्रेडिट हो रखा है पीएनएल अकाउंट में, गिफ्ट फ्रॉम कस्टमर्स। अब जैसे यहां पर गिफ्ट वर्ड आता है हमारा ध्यान कहां चला जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। लेकिन यह देखना मत भूलो कि कस्टमर से गिफ्ट मिल रहा है। सर, कस्टमर का गिफ्ट हमेशा पीजीबीपी में ही टैक्सेबल होता है और अगर ये क्रेडिट है तो रहने दो, इसकी कोई एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। लिखा हुआ है इट इज ट्रीटेड एज पीजीबीपी इनकम, इसकी कोई एडजस्टमेंट मत करो। ध्यान रखना, एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिलता है तो सैलरी में टैक्सेबल होता है और वहां 5000 की लिमिट देखते हैं। अच्छा, गिफ्ट अगर फ्रेंड से मिलता है, नॉन रिलेटिव से मिलता है, तो हम आईओएस में टैक्सेबल करते हैं और वहां लिमिट 50,000 रुपए की है, यहां कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए यहां लिखा हुआ है कि 5,000 वाली बात जो सैलरी में होती है और 50,000 वाली बात आईओएस में जो होती है उसका यहां कोई एग्जम्पशन और एडजस्टमेंट नहीं करते हैं पीजीबीपी हेड में। सर, एक एक्सप्रेशन है आपको एग्जाम में नोट करने के लिए, लिखने के लिए, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर द पीजीबीपी इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। सर, गिफ्ट फ्रॉम कस्टमर, चाहे वो 2,000 रुपया का हो गिफ्ट, चाहे वो 20,000 रुपए का गिफ्ट हो, चाहे वो 2 लाख रुपए का गिफ्ट हो, एनी अमाउंट, आपका ट्रीटमेंट यही होगा। क्या हम उसको पीजीबीपी में ही फुल्ली टैक्सेबल करेंगे और कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है? क्यों सर, क्यों कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे? क्योंकि मेरा एजम्पशन यहां पर क्या है कि ऑलरेडी अमाउंट क्रेडिटेड है पीएनएल अकाउंट में। सर, एग्जाम में नोट में दे रखा था कि ये अमाउंट का अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, क्या करेंगे? ऐड कर देना नेट प्रॉफिट में पीजीबीपी इनकम निकालने के लिए। इतनी बात तो तुमको पता ही है। सर, इस वीडियो को कौन सा स्टूडेंट देखे जो एग्जामिनी है, जो पीजीबीपी पढ़ चुका है किसी न किसी टीचर से या मेरे से? आपको पीजीबीपी की बेसिक नॉलेज है, चैप्टर आपका कंप्लीट है, आप प्लस माइनस करना चाहते हैं, जानते हैं नेट प्रॉफिट के अंदर, जिससे हम पीजीबीपी इनकम पे पहुंचते हैं। नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस करके पीजीबीपी इनकम पे पहुंचते हैं, उसके बाद जीटीआई, टीआई पे पहुंचते हैं। इतनी नॉलेज आपके पास है, तभी इस वीडियो को देखिएगा। सर, मैंने तो अभी इनकम टैक्स शुरू ही किया है, मेरा एग्जाम 2023 में है, 24 में है, अभी मैंने पीजीबीपी पढ़ा ही नहीं है। इस वीडियो को मत देखिए, अभी आपके किसी काम का नहीं है। आप पहले अपने रेस्पेक्टिव टीचर, मेरे स्टूडेंट है तो मेरे से पहले पीजीबीपी खत्म कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। एक तरह से ये रिविजनरी वीडियो है, आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड वीडियो है। तो सर, अगर क्वेश्चन में यहां पे इस तरीके का क्वेश्चन हो, इस तरीके का क्वेश्चन हो, और जैसे यहां सन्नी रिसिट्स है वैसे यहां लिखा रहे गिफ्ट फ्रॉम कस्टमर्स, जैसे कि यहां, जैसे कि इस क्वेश्चन में यहां पे जैसे काफी सारे आइटम यहां क्रेडिट में है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, ऐसे यहां पर क्रेडिट में हो गिफ्ट फ्रॉम कस्टमर्स, कोई ट्रीटमेंट मत करना। अब देखो यहां पर जैसे क्या लिखा हुआ है, गिफ्ट फ्रॉम ठाकुर। अब क्वेश्चन वाइफ का है,
हस्बैंड का यहां गिफ्ट है, ये पीजीबीपी इनकम नहीं हो सकती, इस 10,000 को यहां से माइनस करेंगे। सर वो भी मैंने यहां लिखा हुआ है। कस्टमर से मिले गिफ्ट तो कोई एडजस्टमेंट मत करना, नो प्लस माइनस। 5,000 और 50,000 की लिमिट के बारे में मत सोचना। 5,000 सैलरी में काम आता है, 50,000 आईओएस में काम आता है। रिवीजन हो रहा है ना? अगर रिवीजन हो रहा है तो लाइक कर देना इस वीडियो को, इस वीडियो को दोस्त के साथ शेयर कर देना, और इस वीडियो के अंत तक में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में, मैं कहीं ना कहीं आपको रिप्लाई कर दूंगा। डोंट वरी, आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर इस वीडियो के आखिरी तक आपको कोई कंफ्यूजन किसी भी पॉइंट पे रहा, आप पॉइंट का रेफरेंस देके और कमेंट कर देना क्या कंफ्यूजन है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी इस वीडियो के अंत तक बने रहो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ फायदा हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, तो दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा देना, इस नोट्स को पहुंचा देना, मेरा काम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, सर अगर यहीं पे गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स हो, या फिर गिफ्ट रिसीव्ड ऑन वेडिंग हो, या फिर गिफ्ट का अमाउंट 50,000 तक हो, किसी से मिले, कभी भी मिले, तो आईओएस का ये आइटम है। आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपने गिफ्ट की क्लास पढ़ी हुई है, सेक्शन 56 to 10। ध्यान रखना, कस्टमर वाले गिफ्ट का कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन में मान लो दिया हो रिलेटिव से गिफ्ट मिला है, वेडिंग पे मिला है, या गिफ्ट किसी भी इससे मिला हो, से फ्रेंड से, लेकिन अमाउंट 50,000 तक का ही हो, पहला इसको माइनस तो जरूर करेंगे। बोला सर माइनस क्यों करेंगे? यहां भी लेस लिखा हुआ है। पीजीबीपी इनकम निकालते समय माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी नेट प्रॉफिट में तुमने क्रेडिट कर दिया अपने पीएनएल अकाउंट में। क्या एजम्पशन है हमारा? जो भी आइटम डिस्कस हो रहा है वो तुम्हारे पीएनएल अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट है। अब चूंकि ये पीजीबीपी आइटम नहीं है, इनकम नहीं है, इसलिए इसको माइनस करेंगे। और इसको आईओएस में क्या ट्रीट करेंगे? नॉट टैक्सेबल। सर 50,000 रुपए तक का गिफ्ट किसी से मिले, फ्रेंड, नॉन फ्रेंड, बर्थडे, एनिवर्सरी, टैक्सेबल नहीं होता। ये आईओएस की क्लास में पढ़ते हैं इस सेक्शन में। प्लस रिलेटिव से कितना भी गिफ्ट मिले, कभी भी मिले, प्लस वेडिंग पे कितना भी मिले, किसी से भी मिले, टैक्सेबल नहीं होता। वेडिंग वाला गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता। 5 करोड़ का ही गिफ्ट क्यों ना मिले, दोस्त से ही क्यों ना मिले, रिलेटिव से कभी भी मिले, बर्थडे पे, एनिवर्सरी में और कितना भी मिले, टैक्सेबल नहीं होता। सर रिलेटिव में कौन आएंगे? रेफर योर आईओएस क्लास, सेक्शन 56 to 10, वहां पर रिलेटिव का डिस्कशन पढ़ते हो, उसमें मैं नहीं जा रहा। हाँ माइनस जरूर करेंगे। सर अगर उसी क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन में आपके एग्जाम में गिफ्ट मिला हो नॉन रिलेटिव से, फ्रेंड से, वेडिंग भी नहीं है, सर वेडिंग का केस भी नहीं है जहां पर आप बोलते हैं गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा, और गिफ्ट का अमाउंट मान लो 60,000 है क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे? तो सर कस्टमर से तो नहीं मिला ना, तो इसको माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पीजीबीपी आइटम नहीं है। सर ये भी आइटम ऑलरेडी पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट किया हुआ अगर है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये आइटम पीएनएल अकाउंट में क्रेडिटेड है, या फिर पीएनएल अकाउंट में आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट में से इसको माइनस कर देना। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाके इसको एज अ गिफ्ट बोल के पूरा अमाउंट टैक्सेबल कर देना, क्योंकि गिफ्ट का अमाउंट किससे अधिक था? 50,000 से अधिक। आईओएस में क्या पढ़ते हैं? अगर गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से अधिक हो तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। तो सर ये आईओएस वाली बात कब करना? जब एग्जाम में क्वेश्चन जीटीआई का हो या टीआई का हो। एग्जाम का क्वेश्चन कहे पीजीबीपी इनकम निकालो, तो खाली नेट प्रॉफिट से डिडक्ट करके छोड़ देना। लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन जनरली मान लो कहता है लास्ट में कि टोटल इनकम निकालो, जीटीआई निकालो, तो तुमको इस आइटम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ। सर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, कंपनी डिपॉजिट इंटरेस्ट क्रिएटेड है, बहुत सारे इंटरेस्ट क्रिएटेड होंगे, लाइक इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक एफडी, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट। अभी हम एक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, किसकी? इंटरेस्ट फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट। सर इसका बिजनेस से क्या लेना देना? तुम्हारे पास बिजनेस में सरप्लस पैसा था, तुमने उसको कंपनी में डिपॉजिट, यानी लोग बैंक में एफडी करवाते हैं, ऐसे ही कंपनी को भी ऑप्शन है लोगों से पैसा लेके डिपॉजिट करके इंटरेस्ट देने का, तो तुमने कंपनी में डिपॉजिट कर दिया, एक तरह का एफडी। बैंक में नहीं गए, कंपनी में गए। ठीक, तो ध्यान रखना ये भी पीजीबीपी आइटम नहीं है, इसको भी लेस करेंगे। साफ साफ है। सर अगर कंपनी डिपॉजिट से इंटरेस्ट आ रहा है तो ये पीजीबीपी आइटम नहीं है, इसको माइनस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये प्रॉफिट में ऐड हो रखा है। एक दूसरा, इसको आईओएस में ले जाके टैक्सेबल करेंगे। तीसरा, इसका कोई डिडक्शन नहीं है, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। आप सोचेंगे इसका टीटीए ले ले तो नहीं मिलता, आप सोचेंगे इसका टीटीबी का डिडक्शन ले ले तो नहीं मिलता। कंपनी में डिपॉजिट करके जो इंटरेस्ट इनकम आ रहा है उसका कहीं कोई डिडक्शन नहीं मिलता। ठीक, आईओएस में टैक्सेबल करेंगे, और पीजीबीपी आइटम नहीं है, ऑलरेडी तुम क्रिएट कर चुके हो, तो इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सिंपल।
अगर मान लो इस पे टीडीएस कट रखा है तो ग्रॉस पे आप आईओएस में टैक्सेबल करना, प्लस कोई डिडक्शन लेने की कोशिश मत करना। सर अगर कस्टमर से इंटरेस्ट क्रेडिट हो रखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई एडजस्टमेंट मत करना, वो पीजीबीपी आइटम ही है, इनकम ही है, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। मजा आ रहा होगा, रिवीजन हो रहा होगा। मैं फिर से कहता हूं, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इस नोट्स को फटाफट पढ़ लो, 15 मिनट के अंदर सब कुछ समझ में आ जाएगा तुमको तुम्हारा पढ़ा हुआ सब याद आ जाएगा, चाहे तुम किसी भी टीचर से पढ़े हो, एग्जाम के क्वेश्चन बनेंगे। नोट्स पढ़ने के बाद भी तुमको लगता है वीडियो देखने की जरूरत है, तभी इस वीडियो को देखने में टाइम बर्बाद करना। तुम्हारा एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। सर क्वेश्चन में उसी पीएनएल अकाउंट में क्या क्रेडिट है? इंटरेस्ट फ्रॉम पीपीएफ। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 80C का डिडक्शन मिलता है, लेकिन ये पीपीएफ का इंटरेस्ट आया है, एनुअल इंटरेस्ट, और तुम्हारे अकाउंटेंट ने क्या किया, इसको पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। सबसे पहले इसको पीजीबीपी से हटाओ, माइनस करो, तुम्हारी प्रॉफिट में ये ऑलरेडी एडेड है, इसको माइनस करो, ये पीजीबीपी आइटम नहीं है। और अब सुनो, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले जाके टैक्सेबल मत करना, ये एग्जम्प्टेड आइटम है। नोट चला जाएगा, पीपीएफ इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है, नोट चला जाएगा, पीपीएफ इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है, इसको आईओएस में टैक्सेबल मत करना। सर आईओएस की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन किसका है? जीटीआई और टीआई निकालने का है, तो आईओएस की बात तो करनी पड़ेगी। ठीक सर, अगर उसी क्वेश्चन में मान लो पीओएमआईएस, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम से इंटरेस्ट क्रेडिट है, तो ध्यान रखना ये भी लेस होगा, और ये फुल्ली टैक्सेबल होता है आईओएस में, और इसका कोई भी डिडक्शन नहीं है, ये फुल्ली टैक्सेबल आइटम है। सर एक 3500 रुपए का एग्जम्पशन सुना है, इसमें नहीं मिलता है, वो मिलता है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट से, इसमें नहीं मिलता है। ये पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का इंटरेस्ट है, पीजीबीपी में टैक्स मत करना, वहां से माइनस कर दो डिडक्ट, आईओएस में जाके फुल्ली टैक्सेबल कर दो, और कोई भी डिडक्शन लेने की कोशिश मत करना इससे रिलेटेड टीटीए या टीटीबी, वो सेविंग अकाउंट है, अभी उसकी भी बात करेंगे। सर अब आते हैं बैंक एफडी का इंटरेस्ट। सर बैंक एफडी के जगह कभी कभी क्वेश्चन में बैंक डिपॉजिट होता है, बैंक डिपॉजिट का मतलब भी बैंक एफडी होता है, ये बात ध्यान रखना। और जनरली टीडीएस की क्लास बोलता है कि इस पर 10% का टीडीएस है, तुमको साथ में टीडीएस की क्लास का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, टीडीएस का क्लास बोलता है कि इस पे 10% का टीडीएस होता है जनरली। अब मान लो पीएनएल अकाउंट में तुम्हारा इंटरेस्ट क्रेडिट है नेट ऑफ टीडीएस, रेट नहीं दे रखा है तो 10%, और कितना इंटरेस्ट क्रेडिट है, मान लो 90,000 रुपए। एक बार टीडीएस की क्लास का नोट्स देख लेना। ठीक, कोई लिमिट होती है 40,000 और 50,000 की, जहां तक टीडीएस नहीं कटता है एफडी के इंटरेस्ट में, वो आप एक बार देख लेना टीडीएस के नोट्स, वो लिमिट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब मान लो आपके क्वेश्चन में क्या आया है, पीजीबीपी के अंदर एफडी का इंटरेस्ट क्रेडिट है 90,000 रुपए, 10% टीडीएस कट चुका है, तो सबसे पहले इसको तो हटाओ, पीजीबीपी से माइनस करो। ठीक, ये पीजीबीपी इनकम नहीं है, एफडी इंटरेस्ट का पीजीबीपी से क्या लेना देना। अब आईओएस में जाके हमेशा टैक्सेबल करना ग्रॉस को, ध्यान रखना, किसी भी आइटम पर अगर टीडीएस कटा हो, किसी भी आइटम पर टीडीएस कटा हो और वो किसी हेड में टैक्सेबल हो रहा हो, तो उसको ग्रॉस लेवल पे टैक्स करना, ग्रॉसिंग अप कर लेना। 90,000 का कितना हो जाएगा, 1,90,000, 100 माइनस टीडीएस रेट और इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है ग्रॉसिंग अप करने का। ध्यान रखना, एफडी इंटरेस्ट का कोई डिडक्शन नहीं मिलता, टीटीए लेने की कोशिश मत करना। लेकिन अगर क्वेश्चन किसका हो, एसएससी सीनियर सिटीजन, तो टीटीबी लेना मत भूलना, जिसका डिडक्शन 50,000 रुपए तक मिल जाता है। सर और जो यहां पे टीडीएस है, अगर मान लो क्वेश्चन टैक्स लायबिलिटी निकालने का होगा, तो इस टीडीएस को टोटल टैक्स में से माइनस कर देना। और एक बात सुनो, अगर क्वेश्चन इंडिविजुअल का है और 115 बीएसई ऑप्ट कर लेते हो, 115 बीएसई, तो तुम टीटीबी भी नहीं ले पाओगे, ये बात भी ध्यान रख लेना। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन इंडिविजुअल का है और क्वेश्चन में वो इंडिविजुअल सेक्शन 115 बीएसई ऑप्ट कर रहा है, तो तुम डिडक्शन लेने की कोशिश मत करना, सेलेक्टेड डिडक्शन ही मिलते हैं, जो लिस्ट आपको दे रखी है क्लास के अंदर, टीटीए टीटीबी या आईटीसी नहीं मिलता है। अच्छा, ये बैंक एफडी का इंटरेस्ट है, टीडीएस कटा हुआ है, तो टीडीएस के अमाउंट को टोटल टैक्स में से माइनस कर देना। एक, पीजीबीपी की इनकम नहीं होगी, माइनस कर देना पीजीबीपी में से, आईओएस में से ग्रॉस लेवल जाके टैक्सेबल कर देना। ठीक, और उसके बाद इस एफडी इंटरेस्ट का तुमको टीटीए तो कभी नहीं मिलता, टीटीबी ले सकते हो अगर क्वेश्चन किसका हो, इंडिविजुअल रेसिडेंट, और उसकी एज क्या हो, 60 साल और उससे ज्यादा। सर
अगर क्वेश्चन में इनकम टैक्स रिफंड क्रेडिट हो पीएनएल अकाउंट के अंदर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 5,000 रुपए, टोटल 1,00,000 रुपए, तो क्या करेंगे इसका ट्रीटमेंट? सबसे पहले इसको माइनस करना। इनकम टैक्स रिफंड 1,00,000 रुपए और उसमें 5,000 का जो इंटरेस्ट है ये पीजीबीपी आइटम नहीं है, इसको माइनस कर देना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाके सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन को टैक्सेबल करना। अगर सिर्फ इनकम टैक्स रिफंड आए तो उसका कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होता है। अगर मान लो सिर्फ ये लिखा होता इनकम टैक्स रिफंड 1,00,000 क्रिएटेड इन योर पीएनएल अकाउंट, तो फिर आप माइनस जरूर कर देते, आईओएस में कुछ भी टैक्स नहीं करते। लेकिन अगर इनकम टैक्स रिफंड के साथ इंटरेस्ट भी आ रहा है तो इस इंटरेस्ट को तुम क्या करना, आईओएस में टैक्सेबल कर देना। कोई डिडक्शन नहीं लेना, इसका कोई कहीं पे डिडक्शन नहीं है। और सिर्फ इनकम टैक्स रिफंड रहे तो आईओएस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, पीजीबीपी से तो माइनस करना पड़ेगा। तुमने क्या किया है, 1,00,000 रुपया पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है तो माइनस तो करोगे ना। क्या पढ़ रहे हैं, इनकम की एडजस्टमेंट्स। जो भी चीज यहां लिखी हुई है सब तुमने क्रेडिट कर दिया अपने पीएल अकाउंट में, कुछ इस तरीके से क्रेडिट 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 क्रेडिट। ठीक, इस नोट्स में हो सकता है यहां पे लिखा हो कि फलना तुमको रिसीट हुआ है जिसको तुमने अभी तक कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है, तब भी तुमको ये नोट्स काम आएगा। सर अगर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट तुमको मिला है और तुमने उसको क्रेडिट कर दिया है बैंक से सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिला है और तुमने उसको पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, ध्यान रखना टीडीएस की क्लास बोलता है इस पर कोई टीडीएस नहीं होता। देखो डिविडेंड पे टीडीएस है, डिवेंचर के इंटरेस्ट पे टीडीएस है, एफडी के इंटरेस्ट पे टीडीएस है, प्राइज मनी लॉटरी इनकम पे टीडीएस है। लेकिन अब बोलोगे सेविंग अकाउंट पे टीडीएस होता है क्या, तो आप टीडीएस की क्लास में क्या पढ़ते हो, सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पे कभी भी टीडीएस नहीं होता। पीजीबीपी आइटम नहीं है, इसको माइनस तो करना पड़ेगा, आईओएस में टैक्सेबल भी करना होगा। अब सुनो, तुम टीटीए या टीटीबी का डिडक्शन ले सकते हो, दोनों तो एक साथ नहीं लेते हो, क्लास में बताया हुआ है। और अगर 115 बीएससी ऑप्ट कर लिया तो दोनों ही नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट इनकम आ रहा है तो पीजीबीपी से हटाओ, आईओएस में टैक्सेबल करो, साथ में डिडक्शन लो। सीनियर सिटीजन हो तो सीधा टीटीबी में जाओ, नहीं तो टीटीए लो। और अगर क्वेश्चन में 115 बीएससी ऑप्ट कर रहे हो तो डिडक्शन मत लेना, टीडीएस इसमें नहीं होता। मजा आ रहा होगा, रिवीजन कर पा रहे होंगे। सर मुझे लगता है कि इस नोट्स से और इस वीडियो से बच्चों को फायदा होता है। किसी भी पॉइंट पे कोई भी मन में डाउट हो कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, दोस्तों तक नोट्स को और इस वीडियो को पहुंचा देना, भगवान तुम्हारा भला करेगा। सर जी 11th नंबर पॉइंट पे है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सर इस बार तुम्हारा सेविंग अकाउंट कहां है, पोस्ट ऑफिस में, तो अगेन ये पीजीबीपी आइटम नहीं है, माइनस करो। ठीक, आईओएस में ले जाके टैक्सेबल करो, लेकिन ध्यान रखना तुमको क्लास में किसी भी टीचर से पढ़ाया गया होगा 3500 रुपए का एग्जाम्शन मिलता है 10-15 में, और अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो 7,000 का एग्जाम्शन मिलता है इस पे। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम ऊपर पढ़ा दिया, ये पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम है। सर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से अगर इंटरेस्ट आता है तो पीजीबीपी से हटा दो इसको, आईओएस में टैक्सेबल करते समय 3500 रुपया माइनस करो, चाहे तुम 115 बीएससी ही क्यों ना ऑप्ट कर लो, ये 3500 मिलेगा। नो इंपैक्ट ऑफ सेक्शन 115 बीएससी, यानी 3500 का बेनिफिट हर केस में मिलेगा क्योंकि इसका सेक्शन है 10-15। और सुनो, तुम अब नीचे जाके टीटीए टीटीबी का भी डिडक्शन ले सकते हो अगर तुमने 115 बीएससी ऑप्ट नहीं किया है तो। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर पोस्ट ऑफिस में तुम्हारा सेविंग अकाउंट है तो तुमको डबल बेनिफिट मिलेगा। एक, तुम 3500 रुपए का एग्जाम्शन भी ले सकते हो, दूसरा तुम जीटीआई के बाद टीटीए टीटीबी का डिडक्शन भी ले सकते हो। टीटीए है तो 10,000 की लिमिट, टीटीबी है तो 50,000 की लिमिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसमें दो तरीके के बेनिफिट्स हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस में भी ये क्वेश्चन पूछ देता है, रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ भी ये क्वेश्चन पूछ देता है, ट्रीटमेंट तो तुमको काम आएगा ही आएगा। सर है पीजीबीपी की क्लास में क्या पढ़ रहे हैं, पीजीबीपी की इनकम एडजस्टमेंट्स, रिवाइज तुम्हारा इंटरेस्ट से रिलेटेड आईओएस की क्लास भी हो रही है, रिवाइज तुम्हारा डिडक्शन की क्लास भी हो रही है। सुनो और बात, सर क्वेश्चन में तुमको इनकम आ रही है यूनिट्स ऑफ अ यूटीआई और म्यूचुअल फंड। ध्यान रखना, ये इनकम आज से 2-3 साल पहले एग्जम्प्ट होती थी। म्यूचुअल फंड की इनकम, यूटीआई की इनकम 2-3 साल पहले तक एग्जम्प्ट होती थी, लेकिन अब डिविडेंड फ्रॉम इक्विटी शेयर्स, यूटीआई की यूनिट्स की इनकम सब टैक्सेबल होती है। ध्यान रखना, सबसे पहले इसको पीजीबीपी से हटाओ, ये पीजीबीपी में नहीं जाएगा। इसको आईओएस में ग्रॉस लेवल पे टैक्सेबल करो,
अगर टीडीएस कटा होगा तो देख लेना 10% का टीडीएस रेट है 194K में। इसमें तुमको पढ़ाता हूं टीडीएस की क्लास में। इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ अ यूटीआई पे 10% का टीडीएस है 194K में। ठीक, सबसे पहले तुम इसको इनकम नेट प्रॉफिट से हटा दो, पीजीबीपी नेट प्रॉफिट से माइनस करो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाके इसको टैक्सेबल करोगे फुल्ली, और जो टीडीएस है उसको तुम टोटल टैक्स में से माइनस करोगे। अगर क्वेश्चन बोल रहा होगा कंप्यूट टैक्स, अगर क्वेश्चन बोल रहा होगा कंप्यूट टैक्स। ध्यान रखना, एक सेक्शन पहले हुआ करता था, सेक्शन 10 क्लॉज 35 में हम इस अमाउंट को एग्जम्प्ट कर देते थे। अब ऐसा कोई एग्जम्पशन नहीं है। 2-3 साल पहले ये सब एग्जम्पशन हट चुका और इस पे अब टीडीएस भी आ गया है 10% का। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तुम्हारे पीएनएल अकाउंट के अंदर म्यूचुअल फंड्स और यूटीआई के यूनिट्स की इनकम होगी। अब देख लेना वो ग्रॉस है या नेट ऑफ टीडीएस है। नेट ऑफ टीडीएस है तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अमाउंट रिसीव्ड अपॉन 100 माइनस टीडीएस रेट इनटू 100 करके ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा। लेकिन इसको आईओएस में ले जाके टैक्सेबल जरूर करना, और कोई डिडक्शन नहीं है, नो अदर डिडक्शन। कोई 80C से 80U का डिडक्शन यहां पर नहीं है, प्लीज ध्यान रखना। अब सुनो, तुम्हारे उसी क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन में एग्जाम में क्या आया है तुम्हारे पास, इंटरेस्ट फ्रॉम डिवेंचर बॉन्ड्स नेट ऑफ टीडीएस 90,000 तुम क्रेडिट कर रखे हो पीएनएल अकाउंट में। ठीक, और साथ में लिखा हुआ है कि ये बॉन्ड डिवेंचर तुमने एज ए स्टॉक इन ट्रेड रखा है। ध्यान रखना, यहां भी टीडीएस का रेट कितना है 10%, और तुम ग्रॉसिंग अप का फॉर्मूला लगाओगे तो टीडीएस का अमाउंट कितना निकलेगा 10,000 रुपए। 90,000 100 माइनस टीडीएस रेट और इनटू टीडीएस रेट करने से 10,000 रुपए आ जाएंगे। टीडीएस का अमाउंट 10,000, लेकिन ये आईओएस में नहीं जाएगा, ये आईओएस में नहीं जाएगा। बोला सर डिवेंचर से इंटरेस्ट है, आईओएस में नहीं जाएगा। नहीं, ये स्टॉक इन ट्रेड है, ये तुम्हारा पीजीबीपी इनकम है। ऑलरेडी तुम 90,000 इनकम ट्रीट कर चुके हो, 10,000 और बढ़ा दो तुम, क्योंकि टीडीएस का अमाउंट तुमने इनकम में नहीं माना है। टीडीएस इज योर इनकम। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस इज डिम्ड इनकम। ठीक, अगर ये स्टॉक इन ट्रेड ना होता तो कहां ले जाते इसको, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। कितना टैक्सेबल करते, 1 लाख। अभी फिलहाल ये स्टॉक इन ट्रेड है, पीजीबीपी में ही टैक्स होगा। कितना, तुम 90,000 ऑलरेडी टैक्स कर चुके हो, 10,000 से प्रॉफिट को और बढ़ा दो। 14th नंबर, अब देखो यहां पे केप्टाइज इन्वेस्टमेंट है। केप्टाइज इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट बॉन्ड से आ रहा है, डिवेंचर से आ रहा है, टीडीएस कट चुका है, केप्टाइज इन्वेस्टमेंट है। अब तुम इसको पीजीबीपी से निकालो, आईओएस में टैक्सेबल करो ग्रॉस बेसिस पे। चैप्टर 6A का कोई डिडक्शन मत लेना, टीडीएस को टोटल टैक्स में से माइनस कर देना। डिपेंड करता है क्वेश्चन किसका है। अगर मान लो क्वेश्चन है कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, तो तुम इसको टीडीएस अमाउंट को टोटल टैक्स में से माइनस कर देना। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन सिर्फ कहता है कंप्यूट पीजीबीपी इनकम, तो सिर्फ इतना ही तो करोगे तुम, नेट प्रॉफिट में से इसको माइनस करोगे। सर 15 नंबर, सिंपल क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट इनकम है। इन्वेस्टमेंट और कुछ नहीं लिखा है, सिंपल लिखा है कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट इनकम है जो तुमने पीएनएल अकाउंट में क्रिएट कर दी है। पीजीबीपी इनकम से माइनस करो, आईओएस में ले जाके इसको टैक्सेबल कर दो। सिंपल। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है कि इन्वेस्टमेंट कैसी इन्वेस्टमेंट है, तो इसको आईओएस में ले जाके पूरा टैक्सेबल कर दो। सर डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड आ रहा है तुमको, थोड़ा सा रेसिडेंशियल स्टेटस का दिमाग लगा लेना कि तुम्हारा स्टेटस क्या है और ये डिविडेंड कहां रिसीव हो रहा है, क्लास में बताया हुआ है। सर अगर तुम नॉन रेसिडेंट हो और फॉरेन कंपनी का डिविडेंड बाहर ही रिसीव कर जाता है तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। अब मान लो ये टैक्सेबल हो रहा है इंडिया में, तो सबसे पहले इसको पीजीबीपी से निकालो और इसको आईओएस में फुल्ली टैक्सेबल कर दो। अब मान लो आप सीएमए इंटर के स्टूडेंट हो, सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हो और सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, तो आपके सिलेबस में 80M है, तो देख लेना इसका 80M का डिडक्शन मिलेगा कि नहीं। सीए इंटर के सिलेबस में 80M नहीं है तो मत सोचो, टीडीएस होता नहीं है क्योंकि ये डिविडेंड का पैसा बाहर से आ रहा है। टैक्सेबल जरूर होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। और एक बार ये जरूर देख लेना सीएमए स्टूडेंट, इंटर फाइनल और सीए फाइनल स्टूडेंट की 80M का डिडक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, वो जरूर चेक कर लेना। सर अगर इसी क्वेश्चन में डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी हो तो, अब चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो, फाइनल डिविडेंड हो, डिम डिविडेंड 22A से लेकर ई तक हो, ध्यान रखना डिविडेंड पे भी टीडीएस कटता है। डिविडेंड अब एग्जम्प्ट नहीं होता है, डिविडेंड अब फुल्ली टैक्सेबल होता है अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 2 साल पुराने कॉन्सेप्ट है 1034 हट गया, 115O डीडीटी अब हट चुका, 2 साल पहले ही अबॉलिश हो चुका।
अब 115 बीबीडीए जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 2 साल पहले मैं क्लास में पढ़ाता था कि डिविडेंड की इनकम एग्जम्प्ट होती है 1034 में, डीडीटी लगता है 115O में, एक सेक्शन है 115 बीबीडीए जो 10% का टैक्स रिकमेंड करता है 10 लाख के ऊपर के डिविडेंड पे। अब कुछ भी नहीं है ऐसा सिलेबस में। अब क्या ध्यान रखना, तुम्हें जो डिविडेंड मिलता है डोमेस्टिक कंपनी से उस पर टीडीएस होता है 194 में 10% का। सबसे पहले इसको पीजीबीपी से निकालना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ग्रॉस लेवल पे टैक्स करना और टीडीएस को टोटल टैक्स में से माइनस कर देना। सीएमए स्टूडेंट और सीए फाइनल स्टूडेंट्स एक बार चेक कर लेना, एटीएम का डिडक्शन तो नहीं मिल रहा। एटीएम क्या कहता है, डिविडेंड आ रहा है और डिविडेंड पे कर रहे हो तो तुम एटीएम का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। क्वेश्चन किसका होना चाहिए, कंपनी का होना चाहिए, तो वो एक बार तुम देख लेना। ठीक सर, अगर क्वेश्चन में पीएनएल अकाउंट के अंदर क्रेडिट है शेयर इनकम फ्रॉम एचयूएफ, तो ध्यान रखना इसको भी पीजीबीपी से हटाना और ये इनकम एग्जम्प्ट होती है। अगर क्वेश्चन में क्रेडिट है, क्रेडिट डेबिट नहीं क्रेडिट, तुम मान लो इंडिविजुअल का क्वेश्चन और तुम किसी दूसरे फर्म में पार्टनर भी हो, वहां से तुमको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला और तुमने उसको अपने पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। क्रेडिट देख रहे हो, ये क्रेडिट आइटम यहां पे इतने सारे क्रेडिट है ना, मिसलेनियस रिसीट्स, इनकम टैक्स रिफंड, बैड डेट गिफ्ट। अब यहीं पे है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, जिस किसी फर्म में तुम पार्टनर थे वहां से शेयर ऑफ प्रॉफिट आया और तुमने यहां ऐड कर दिया। भाई क्यों ऐड किए हो, वो तो एग्जम्प्ट होता है। सबसे पहले उसको यहां से माइनस करो और उसको एग्जम्प्ट करो। शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जम्प्ट होता है पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी से मिला हुआ। और सुनो, अब तुम किसी दूसरे फर्म में पार्टनर थे, क्वेश्चन इंडिविजुअल का है, क्वेश्चन इंडिविजुअल का है, तुम किसी दूसरे फर्म में पार्टनर हो और वहां से तुमको इंटरेस्ट आया है 15%, 1.5 लाख रुपए, और तुमने इसको क्रेडिट कर दिया है पीजीबीपी में। सर सेक्शन 28 कहता है ये पीजीबीपी इनकम है लेकिन मैक्सिमम कितना, 12%। आपको क्लास याद हो, फर्म की क्लास आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। अगर मैं किसी फर्म में पार्टनर हूं, वहां से मुझे इंटरेस्ट की इनकम आती है, तो पहली बात वो पीजीबीपी इनकम में टैक्सेबल होगी। दूसरी बात मैक्सिमम 12% तक ही टैक्सेबल होगी। तुमने 15% क्रेडिट कर दिया है, तो क्या कहता है, इंटरेस्ट अप टू 12% फ्रॉम फर्म एलएलपी टू द पार्टनर्स इज टैक्सेबल अंडर दैट पीजीबीपी। तुमने 3% की एडजस्टमेंट करनी है, 30,000 रुपए की एडजस्टमेंट करनी है, डिडक्ट कर देना नेट प्रॉफिट से, और कोई कहीं एडजस्टमेंट नहीं होगी। सिंपल क्या करना है, अगर तुमने 1.5 लाख रुपया 15% इंटरेस्ट को पीजीबीपी इनकम मान लिया है तो उसको 12% पे लेके आओ, यानी अपनी प्रॉफिट में से 30,000 रुपया माइनस कर दो और उस 30,000 का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। ये बात बहुत अच्छे तरीके से तुमको मैंने फर्म की क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ है। अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो तो रिवीजन ही तो चल रहा है एक तरह से। सर ये रिविजनरी वीडियो पीजीबीपी के इनकम के एडजस्टमेंट की वीडियो किसी भी बच्चे के काम आ सकती है जो कहीं भी किसी भी टीचर से पढ़ा हुआ हो अपने सिलेबस को और अब एग्जाम की तैयारी और रिवीजन कर रहा हो। मतलब आपका एक तरह से सिलेबस पढ़ लिया है, पीजीबीपी जानते हो, डिडक्शन जानते हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तुम जानते हो। नॉलेज होनी चाहिए ना सबकी, तभी तो तुम इसमें वीडियो में कहीं भी बातों को समझ में आएगा। जो वीडियो में डिस्कस हो रहा है उसके लिए तुम्हारा आईओएस चैप्टर कंप्लीट हो गया हो, डिडक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया हो, पीजीबीपी चैप्टर कंप्लीट हो गया हो, तभी तो मजा आएगा। इस वीडियो को लास्ट में देखना जब तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और तुम रिवीजन कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सर बैंक से लोन को तुमने पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। अरे नालायक, लोन कभी इनकम थोड़ी होता है, ये तो कैपिटल रिसीट है। इसको फटाफट माइनस करो और इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। लोन इंटरेस्ट नहीं, बैंक से लोन लाए थे, अब तुमने इसको भी पीएनएल अकाउंट में डाल दिया। अब तुमने मान लो फर्नीचर बेचा है, प्लांट बेचा है, बिल्डिंग बेची है, जिससे जो प्रॉफिट हुआ तुमने उसको पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। सर ये सब डेप्रिसिएबल एसेट्स हैं, ये सब डेप्रिसिएबल एसेट्स हैं। और क्लास में क्या बताया जाता है, अगर डेप्रिसिएबल एसेट्स को बेचते हो और उससे प्रॉफिट होता है तो वो पीजीबीपी इनकम नहीं है। हाँ, तुम अलग से ब्लॉक कॉन्सेप्ट को फॉलो करो जो तुमको डेप्रिसिएशन की क्लास में मैं बताता हूं। अगर तुमने अपने यहां फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग बेचा है बिजनेस में, तो उसको बेचने से जो फायदा होता है वो तुम्हारी पीजीबीपी इनकम नहीं होती है। इसको माइनस करो और फिर ब्लॉक बनाओ जाके। ब्लॉक बनाने के बाद देखो अगर एक्चुअली में तुम्हें गेन हुआ है तो उसको कैपिटल गेन चैप्टर में जाके टैक्सेबल करो। यहां पे रेफर डेप्रिसिएशन क्लास, तुम्हारा तो डेप्रिसिएशन क्लास चैप्टर अलग से होता है, हमारे यहां नोट्स अलग से हैं। सर अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि तुमको रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचने से प्रॉफिट हुआ है जिसको तुमने पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, सबसे पहले इसको माइनस करो और ये किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। एग्रीकल्चरल लैंड अगर रूरल हो
उसको बेचने से अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो किसी भी हेड में ये टैक्सेबल नहीं होगा। इट इज जस्ट अ कैपिटल रिसीट। कैपिटल गेन की क्लास में आप पढ़ते हो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को बेचने से कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है, रूरल से नहीं होता है। तो प्लीज इसको पीजीबीपी से बाहर कर देना अगर तुमने क्वेश्चन ने इसको पीजीबीपी इनकम मान रखा है तो। 24 नंबर पॉइंट, सबलेटिंग की इनकम। सबलेटिंग की इनकम पीजीबीपी में नहीं आती, माइनस कर देना, आईओएस में ले जाके इसको टैक्सेबल कर देना। सबलेटिंग का मतलब तुमने एक मकान किराए पर लेके आगे किराए पर दिया है, यू आर नॉट द ओनर ऑफ दिस हाउस। सर आगे तुमको शेयर्स बेचने से, डिवेंचर बेचने से, बॉन्ड बेचने से प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल गेन नहीं। आगे पढ़ो, केप्ट एज ए स्टॉक इन ट्रेड, तुमने इन सबको एज ए स्टॉक इन ट्रेड रखा हुआ था। तुम डीलर हो, तुम मान लो डीलर हो, तुम सिक्योरिटीज में डील करते हो और तुमको शेयर्स डिवेंचर बॉन्ड के बेचने से प्रॉफिट हुआ है, कोई एडजस्टमेंट मत करना, ये पीजीबीपी इनकम ही है। सर खाली जमीन को किराए पर लगाया है, ये पीजीबीपी इनकम नहीं होती, माइनस करो, आईओएस में जाके टैक्सेबल कर देना। लेकिन अगर ये खाली जमीन एग्रीकल्चर के लिए यूज होती है तो उसका रेंट एग्जम्प्ट भी करना मत भूलना। सर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, गूगल ड्राइव का लिंक है, नोट्स को डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम चैनल को अपने कोर्स के हिसाब से ज्वाइन कर लो। फिर भी नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, नोट्स आपको मेरी टीम भेज देगी, घबराने की जरूरत नहीं है। सर क्वेश्चन में रेंट टीडीएस कटने के बाद 2,70,000 रुपए क्रेडिट हो रखा है। लेट आउट एक्टिविटी करते हो तुमको रेंट आया 3 लाख आने वाला था, सामने वाले ने 10% का टीडीएस काट के 270 तुमको दे दिया। सबसे पहले ये पीजीबीपी इनकम नहीं है, इसको यहां से माइनस करो। सबसे पहले ये पीजीबीपी इनकम नहीं है, इसको यहां से माइनस करो, ठीक। दूसरा, अब इसको हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल करो। लेकिन टैक्सेबल करने के लिए आपको पता होगा हाउस प्रॉपर्टी हेड में हम लोग क्या निकालते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और वहां पर हम रेंट को कंपेयर करते हैं किससे, एएलवी और एक्सपेक्टेड रेंट से। वहां पर तुम एनुअल रेंट 3 लाख लेके फिर एएलवी से कंपेयर करके जीएवी निकालना। फिलहाल पीजीबीपी इनकम ये नहीं होगी, और टीडीएस कट के तुम्हारा रेंट आया है 270, तो तुम जीएवी निकालते समय रेंट कितना ले लेना, ग्रॉस 3 लाख, और टोटल टैक्स में से 30,000 को माइनस कर देना। बाकी तुम टीडीएस की क्लास में 194 आई पढ़ते हो। सर लॉटरी की इनकम आ रखी है 70,000 की टीडीएस कट के, जो तुमने क्रेडिट कर रखा है, ये पीजीबीपी की इनकम नहीं है, हटाओ, इसको आईओएस में ले जाके ग्रॉस लेवल पे टैक्सेबल कर दो, ठीक। और क्लास में क्या पढ़ते हैं, कोई एक्सपेंसेस वगैरह माइनस मत करना, नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंसेस। मान लो तुमने लॉटरी की टिकट खड़ी है, उसका खर्चा है, उसको माइनस नहीं करते, ग्रॉस लेवल पे सीधा टैक्सेबल होता है, ठीक। और टीडीएस को टोटल टैक्स में से माइनस कर देना। फैमिली पेंशन क्रेडिट कर दिए हो पीएनएल अकाउंट में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तुमको एक फैमिली पेंशन मिली और तुमने उसको क्रेडिट कर दिया है, फटाफट इसको डिडक्ट करोगे नेट प्रॉफिट से, क्योंकि ये पीजीबीपी इनकम नहीं है। आईओएस में ले जाके टैक्सेबल करोगे। फैमिली पेंशन में आपको बता रखा है, फैमिली पेंशन में 57 का डिडक्शन मिलता है, 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, और ₹15,000 विच एवर इज लोअर, वो तुमको अब ये देख के याद आ गया होगा, आईओएस की क्लास में तुम पढ़ते हो। सर क्वेश्चन में एलआईसी पेंशन फंड से तुमको पेंशन मिल रहा था, वो तुमने इसको क्रेडिट कर दिया है पीएनएल अकाउंट में। तुम्हारा एक एलआईसी पेंशन फंड था 80CCC वाला, जिसमें से तुमको पेंशन मिला है इनकम, तुमने उसको पीजीबीपी में इनकम मान लिया। सबसे पहले इसको यहां से डिडक्ट करो और इसको आईओएस में ले जाके टैक्सेबल करना है, एग्जम्प्ट नहीं होता ये 80 एलआईसी पेंशन फंड 80CCC। अगर आपको याद हो जाके पढ़ो, पेंशन फंड में पैसा जाता है तो 80CCC का डिडक्शन मिलता है, और पैसा निकलता है तो आईओएस में टैक्सेबल कर देंगे। सर एलआईसी की मैच्योरिटी, अब एलआईसी तुम्हारा कोई एलआईसी था, पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो मैच्योर्ड हुआ, तुमने उसको पीजीबीपी इनकम बना लिया, नहीं होता ये इनकम। उल्टा आईओएस में जाके इसको चेक कर लेना, एग्जम्प्ट होगा तो एग्जम्प्ट कर देना, और नहीं तो टैक्सेबल कर देना। एग्जाम्स और टैक्सेबल वाली बात मैंने तुमको 80C की क्लास के बाद ये सेक्शन पढ़ाया है। आफ्टर 80C क्लास डिडक्शन के नोट्स में 80C सेक्शन के बाद मैंने तुमको 10D आधा घंटा पढ़ाया है, और वहां बताया है कि एलआईसी की मैच्योरिटी जनरली एग्जम्प्ट होती है इंक्लूडिंग डेथ केस, लेकिन अगर प्रीमियम 10, 20 और 15% से ज्यादा हो तो मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जाती है। याद आ रहा होगा तुमको, तो एक बार वो रिवाइज कर लेना। 32 नंबर, तुम कॉपी चेक करते हो और उसका पैसा मिल रहा है, उसको भी तुमने पीजीबीपी में टैक्स कर दिया, डिडक्ट करो, आईओएस में फुल्ली टैक्सेबल होता है, ठीक। सर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया से आ रही है, तुमने उसको यहां पे क्रेडिट कर रखा है पीएनएल अकाउंट में, सबसे पहले डिडक्ट करो, आईओएस में इसको एग्जम्प्ट कर देना। सर
एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, यहां पर थोड़ा सा रेसिडेंशियल स्टेटस का ध्यान रख लेना कि तुम्हारा स्टेटस क्या है और ये पैसा कहां रिसीव हुआ है, क्योंकि अगर यही पैसा बाहर रिसीव हो एनआर को तो टैक्सेबल नहीं होता। अब तुमने इसको पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, सबसे पहले डिडक्ट करो, आईओएस में जाके टैक्सेबल करो, चेक रेसिडेंशियल स्टेटस। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट, तुम ऑलरेडी 7 लाख रुपए पीएनएल अकाउंट में क्रिएट कर चुके हो रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट। सबसे पहले एज्यूम करो कि ये तुम्हारा बिजनेस कोर्स है, कोई एडजस्टमेंट मत करना इनकम की, रहने दो 7 लाख। लेकिन आरआरबी का डिडक्शन लेना मत भूलना, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। जैसे ही तुमको एग्जाम में रॉयल्टी इनकम दिखे तुम आरआरबी का डिडक्शन लेना मत भूलना, जो मैक्सिमम 3 लाख रुपए का है, जिसके लिए रेसिडेंट इंडिविजुअल होना जरूरी है। और अगर तुम फाइनल के स्टूडेंट हो, फाइनल के स्टूडेंट, तो 115 बीबीएफ टैक्स रेट 10% तुमको पढ़ाया हुआ है। इस पे अगर क्वेश्चन टैक्स निकालने का होगा तो इस पे अलग से 10% टैक्स निकालना, फाइनल के स्टूडेंट। इंटर में नहीं है ये सेक्शन, नहीं पढ़ाता हूं। सर रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट, दिमाग क्लिक करना चाहिए, अरे क्यूक्यूबी आरआरबी, किताब लिखने से क्यूक्यू भी मिलता है और पेटेंट जो ऐसा वाला होगा उससे क्या मिलता है, आरआरबी। क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ है, आगे देख लो, किताब लिखने से रॉयल्टी इनकम। तो सर किताब लिखते हो, रॉयल्टी इनकम है 4 लाख की, तो ऑफ कोर्स पीजीबीपी में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये तुम्हारी पीजीबीपी इनकम ही है, क्योंकि तुम प्रोफेशनल ऑथर हो। साथ में डिडक्शन लेना मत भूल जाना। लेकिन ध्यान रखना, अगर 115 बीएससी ऑप्ट कर लेते हो तो नो डिडक्शन। क्वेश्चन इंडिविजुअल का है, रेसिडेंट का है, 3 लाख रुपए तक तुम डिडक्शन ले सकते हो। लेकिन अगर तुम 115 बीएसी ऑप्ट कर लेते हो, 115 बीएसी, तो वहां ये डिडक्शन नहीं ले सकते, क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ है। क्यूक्यूबी आरआरबी नहीं ले सकते वो इंडिविजुअल जो 115 बीएसी में जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना, बैड डेट की रिकवरी तुमने क्रिएट कर रखी है, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, टैक्सेबल ही होता है। खाली ध्यान रखना बैड डेट पहले तुमको अलाउ हुआ हो, क्लास के अंदर बताया हुआ है 3617 में अगर बैड डेट पहले अलाउ हुआ है तो उसकी रिकवरी 4014 में टैक्सेबल होती है। सर ऐसे ही कस्टम ड्यूटी ड्रॉबैक, सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, पहला पेज पीजीवीपी सेक्शन 28, अगर एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई तुमको फायदा मिल रहा है, इंपोर्ट लाइसेंस बेच रहे हो, गवर्नमेंट ने तुम्हारी ड्यूटी वापस कर दी है, तो इसकी कोई एडजस्टमेंट मत करना, क्योंकि ये पीजीबीपी इनकम होती है। एजम्पशन, अगर ये कस्टम ड्यूटी वापस मिली है तो पहले जो कस्टम ड्यूटी तुमने पे किया था क्या उसका डिडक्शन मिल गया था? हाँ, पहले कस्टम ड्यूटी पे की थी तो हमें उसका 43B में पेड बेसिस पर डिडक्शन मिल गया था, ठीक। अब वही कस्टम ड्यूटी तुमको वापस कर रहा है, ड्रॉबैक का मतलब एक तरह का रिफंड है, क्या करना, इनकम ट्रीट कर लेना। और ऑलरेडी तुम क्रेडिट कर चुके हो पीएनएल अकाउंट में, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी इसकी। सर जी एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, हाँ सर एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड क्या करता है एम्प्लॉयर, तुम्हारी सैलरी में से पर मंथ ये कट कर लेता है। और एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटी है, अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करना। क्लास में क्या पढ़ाया हुआ है, यहां 43B नहीं लगता। सर एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इनकम है, ये इनकम है एम्प्लॉयर की, करेक्ट ट्रीटमेंट है, तुमने इनकम ट्रीट किया है। खाली डिडक्शन भी ले लेना अगर तुमने इस पैसे को अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करा दिया है। कब? अगले महीने की 15 तारीख। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर की इनकम होती है और अगले महीने की 15 तारीख को जमा कर दे तो उसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिल जाएगा। तो तुमने इसको क्रेडिट तो कर दिया है, सही किया है, अब डिडक्शन लेना मत भूलना अगर तुमने इसको अगले महीने की 15 तारीख को रेस्पेक्टिव अकाउंट में जाके जमा कर दिया है। 43B ROI तक जमा कर सकते हैं का प्रोविजन यहां नहीं लगता, ये एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन है। 43B की लिमिट एम्प्लॉयर पे लगती है, उसकी बात एक्सपेंस वाली सीट में करेंगे। सर इक्विटी शेयर बेचने से जो प्रॉफिट हुआ है उसको तुम क्रेडिट कर दिए हो, कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये क्या है, इन्वेस्टमेंट, ठीक। इसको तुम पीजीबीपी से निकालो, कैपिटल गेन कंप्यूट करो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टैक्स निकालना हो तो ये तीनों सेक्शन चेक कर लेना। सनडी रिसिट्स क्रेडिटेड, कोई एडजस्टमेंट मत करना। सर बिजनेस में छोटी मोटी रिसीट होती है, जैसे मैं अपनी कोचिंग चलाता हूं, कोई बच्चा 5 रुपया देके एक मान लो नोट्स मेरा प्रिंट आउट ले जाता है अमेंडमेंट का, कोई बच्चा 100 रुपया देके एक्सटेंशन ले जाता है, कोई बच्चा मान लो टेस्ट सीरीज है 5 रुपए की, एक टेस्ट सीरीज है मेरे ऑफिस में कोई आता है 5 रुपए में ले जाता है। तो किसी बड़े बिजनेस में छोटे मोटे रिसीट जो होती हैं वो सनडी रिसीट्स कहलाती हैं, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करते। सनडी एक्सपेंसेस, सनडी रिसीट्स कोई एडजस्टमेंट नहीं करते। सर हमने पार्टनर की ड्राइंग, फर्म का क्वेश्चन है, पार्टनर्स की ड्राइंग पर उससे इंटरेस्ट चार्ज करके क्रेडिट कर दिया पीएनएल अकाउंट में, कोई एडजस्टमेंट मत करना, ये फर्म की पीजीबीपी इनकम ही होती है।
सर कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिविडेंड मिला है, सर डिडक्ट कर देना, पीजीबीपी इनकम नहीं होती, आईओएस में जाके टैक्सेबल कर देना। सर तुमने जनरल रिजर्व से कोई अमाउंट विड्रॉ करके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, सर रिजर्व में पैसा जाता है तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता, रिजर्व से पैसा आता है तो इनकम ट्रीट नहीं करेंगे, डिडक्ट कर देना, ये पीजीबीपी इनकम नहीं होती। लास्ट आइटम, सर इनकम एडजस्टमेंट्स में मैंने कोशिश की है हर तरह के इनकम एडजस्टमेंट का डिस्कशन करने का, टोटल 45 तक पहुंचा हूं। तुमको लगता है, मान लो फ्री टाइम है तुम्हारे पास और तुमको लगता है कि एग्जाम में और भी क्वेश्चंस आते हैं क्रेडिट साइड के, तो कमेंट पास करते जाना, मैं इस नोट्स को, हैंड रिटन नोट्स है, मैं पॉइंट्स बढ़ाता जाऊंगा। तुम कमेंट पास करना, सर एक ऐसा क्रेडिट भी एग्जाम में पूछता है जो आपके इस नोट्स में मेंशन नहीं है, मैं 45 को 55 कर दूंगा, 55 को 65 कर दूंगा, 65 को 85 कर दूंगा, हैंड रिटन नोट्स है, मैं नया नोट्स लॉन्च कर दूंगा। मैंने मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स जो क्रेडिट साइड में होते हैं, डेबिट साइड वाले नहीं, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जो मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स होते हैं वो डिस्कस कर दिया है। तुमको लगता है मैंने कुछ छोड़ दिया है, तुम्हारे पास फ्री टाइम है, एग्जाम का टाइम नहीं है, कमेंट पास कर देना कि सर प्लीज इसको एक ये पॉइंट से भी बढ़ा दो, इसको एक ये पॉइंट से भी बढ़ा दो, इसको एक ये पॉइंट से बढ़ा दो, आपने ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया है। ठीक, अच्छा तुमको लगता है इसमें कहीं डाउट है, तुमको लगता है इसमें कोई ट्रीटमेंट गलत है, तो उसका भी कमेंट कर दो। और तुमको लगता है कि वीडियो 45 मिनट में इफेक्टिव हो गई है तो दोस्तों तक भेज दो। सर प्लीज 45 मिनट बर्बाद मत करो, इसको और फास्ट करके देख लो, और मैं तो कहता हूं देखो ही मत, ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं इसको पढ़ लो, अगर इससे सारी बातें क्लियर है तो वीडियो देख के 45 मिनट क्यों बर्बाद करना। सर क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, 4 तरह के क्वेश्चन पूछता है, क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, जिसके कारण तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होकर कितना क्रेडिट हो रखा है, 1,20,000, तो यानी ये कितने के बराबर है, 120% के बराबर है, यानी तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, कितने से बढ़ा हुआ है, तो 1,20,000 डिवाइड बाय 120 इंटू 20,000 रुपए से बढ़ा हुआ है, तुम अपने प्रॉफिट को 20,000 से घटा दो। 4 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, प्लस करेंगे या माइनस, उसको ध्यान रखना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा बीआरएस वाली करने वाली बात है कि इंपैक्ट क्या हुआ होगा। ये 45 के 45 आइटम ऑलरेडी तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो रखे हैं, यानी तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। ठीक, अगर पीजीबीपी आइटम है, ये इनकम है, तो कुछ मत एडजस्ट करो, नहीं तो हर जगह क्या लिखा हुआ है, लेस करो लेस करो लेस करो लेस करो। साथ में ये मैंने बताया कि कब कैपिटल गेन में जाएंगे, कब हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगे, कब आईओएस में जाएंगे, और मैंने साथ में ये भी बताया कि कहां कहां तुम डिडक्शन लोगे 80 से 80U का। कोशिश तो मैंने की है, फायदेमंद रहेगी ये वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। ऐसी एक वीडियो एक्सपेंस से रिलेटेड आएगी। बाय बाय, जुड़े रहिए, फायदे में रहेंगे। टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए। ठीक, बाय बाय, टेक केयर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।